हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3 पेपर कोड 347 केसी के पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 और 2 को कराया था, जिनके पेपर कोड 347 के ए और के बी थे। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए आज की वीडियो में हम 347 केसी पेपर कोड के क्वेश्चन नंबर 3 का 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछ लिया गया था। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं आज की वीडियो में हम और कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ख, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकारकों के नाम बताइए। तो ये भी आपसे 2 मार्क्स का पूछ लिया गया था। इसमें फर्स्ट है बेंजिल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, और दूसरा है ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल का बनना। अब देखिए अगला है ग। इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा एथेनॉल के निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी कि एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें फर्स्ट दिया गया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और सेकंड दिया गया है ब्यूट 2 इन अल। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा घ। इसमें देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कीटोन फैलिंग विलयन तथा टोरन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देता है, क्यों? ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछ लिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, ये आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछ लिया गया था। तो पराचन दाब की परिभाषा लिखिए, ये 1 मार्क्स की पूछ ली गई थी। आगे देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछ लिया गया था, यानी कि कुल मिलाकर हो गए 3 मार्क्स। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का पराचन दाब ज्ञात कीजिए। तो विलयन स्थिरांक दिया गया है आपको S = 0.082 लीटर इंटू वायुमंडलीय प्रति केल्विन प्रति मोल। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया ख, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए। अब देखिए फैराडे ने कितने नियम दिए थे, आप सभी को पता है। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, एक था प्रथम नियम और दूसरा था द्वितीय नियम। तो देखिए हर साल क्या होता है, फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम पूछा जाता है, और जो डायरेक्टली 3 मार्क्स का या कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जितनी भी हमसे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती है वो बताने वाली हूँ, और उसके बाद नियम, परीक्षण, ये सभी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए अगला है ग। NH3 का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन 0 कोटि की अभिक्रिया है, तो N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। ये न्यूमेरिकल भी आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछ लिया गया था, जहां पर K बराबर है 2.5 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर टू सेकेंड। अब देखिए घ पार्ट है, निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछ लिया गया था। इसमें Zn2+, Cu2+ और Fe2+ का हमें जलीय विलयन का रंग बताना है। तो देखिए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के घ तक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। और देखिए फ्रेंड्स, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कोई से मॉडल पेपर नहीं लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है पिछले 5 वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन है वो तैयार कर लेने हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए 2025 की बात कर लीजिए, इसमें देखिए 7 पेपर सेट बने हमारे, जो कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए एक अनसोल्ड पेपर 2025 में से। तो मैं आपको सलाह दूंगी आपको 2019 से 2025 तक अनसोल्ड पेपर तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के टीचर्स ने बनाए हुए हैं, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। और मॉडल पेपर जैसे आप कोई सा भी सॉल्व करोगे तो देखिए वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं होते, वो कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस बनाकर लिख देता है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पार्ट, 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, तो क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है।
तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हमसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, डेल्टा टीबी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डेल्टा टीबी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर है केबी। केबी क्या है, केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है केबी, केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो केबी कितना दिया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। डेल्टा टीबी हमें ज्ञात करना है और मोलल उन्नयन स्थिरांक तो K इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है। तो 6 ग्राम यूरिया किस में घुली है, 200 ग्राम जल में घुली हुई है। तो कथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन निकालने का। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है हमारा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी इंटू W2 अपॉन में M2 गुणे W1। ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन निकालने का सूत्र होता है। तो देखिए ये हमारा सूत्र है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो केबी है, केबी क्या है, केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, केबी क्या है, यहाँ पर केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और बात करें W2 की, तो W2 क्या है, यह है विलायक का भार, सॉरी यह है विलय का भार या विलय का द्रव्यमान। W2 क्या है और विलय क्या है, इसमें विलय है NH2। देखिए, और 200 ग्राम जल, तो ये होगा विलायक, और ये क्या है, जो कम होती है वस्तु वो क्या होगी, वो होगी विलय। तो यहाँ पर विलय क्या है, विलय है हमारा W2। ठीक है, और देखिए यहाँ पर M2 क्या है, M2 है हमारा विलय का अणुभार, या हम इसको विलय का मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। और W1 क्या है, W1 है हमारा, W1 है विलायक का भार यानी कि द्रव्यमान। तो विलायक का भार कितना दिया गया है, 200 ग्राम दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, केबी क्या है, केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया हमें 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं W2। तो W2 क्या है, W2 है विलय का भार। तो विलय का भार कितना दिया गया है, W2 कितना दिया गया है, विलय का भार। तो ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 6 ग्राम यूरिया। तो विलय का भार कितना है, W2 आ गया 6 ग्राम। ठीक है, 6 ग्राम। अब देखिए विलय का भार, विलय क्या दिया गया है हमें, विलय दिया गया है यूरिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है M2 यानी कि विलय का अणुभार। तो देखिए विलय का अणुभार कितना आ जाएगा, विलय का अणुभार, या इसको हम मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विलय का जो अणुभार है वो कितना आ जाएगा। तो हमें कंपाउंड क्या दिया गया है, विलय दिया गया है यूरिया। और हम जानते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है हमारा NH2CO NH2। तो देखिए हम जानते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 गुणे 1, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। और इसी प्रकार देखिए नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 गुणा 1। तो देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 14 प्लस 2 एकम 2 प्लस 12 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 प्लस 14 प्लस 2। तो देखिए 28, 14 और 14 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा हमारा। 28 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। तो यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। यानी कि हमारा विलय का अणुभार कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया है 60। ठीक है, 60 ग्राम प्रति मोल, 60 ग्राम प्रति मोल। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को हमारे सूत्र में रख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या था, सूत्र था हमारा डेल्टा टीबी इजिकल टू 1000 गुणे केबी। अब केबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.52। अब क्या था W2, तो W2 कितना है, 6 ग्राम। ठीक है, अपॉन में क्या था, अपॉन में था
M2 यानी कि हमारा विलय का अनुपात, तो वो कितना है 60 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद गुणे W1, तो W1 क्या था, W1 था हमारा विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना दिया गया है, W1 दिया गया है हमें 200। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 0 से ये 2 0 कैंसिल और इससे ये 0 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कट जाएगा और देखिए क्या बचा, ये बचा 0.52 बटे में 2। तो इससे कितनी बार में जाएगा, 0.2 दूनी 4 और एक हासिल 2 छिका 12। तो डेल्टा टीबी क्या निकल कर आ गया है, डेल्टा टीबी हमारा निकल कर आ गया है 0.26 केल्विन। तो फ्रेंड्स यही हमें इसमें याद करना था। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है ख, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों को के नाम बताइए। तो देखिए फर्स्ट है बेंजिल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। तो हम बेंजिल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, अभिकर्मक, यानी कि हमें यहाँ पर बताना है उत्प्रेरक। ठीक है, तो देखिए बेंजिल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में बदलने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला अभिकर्मक पोटेशियम परमंगनेट यानी कि KMnO4 है। फिर से देखिए बेंजिल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में बदलने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला अभिकर्मक पोटेशियम परमंगनेट यानी कि KMnO4 है। अब देखिए बेंजिल अल्कोहल क्या होता है, बेंजिल अल्कोहल होता है बेंजिल, यानी कि देखिए बेंजीन रिंग तो आएगी, ये हो गई बेंजीन रिंग। ठीक है, अब देखिए बेंजीन रिंग पर CH2OH, तो ये क्या है, ये हमारा है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो देखिए किसकी उपस्थिति में ये बनाएगा, क्या ये बनाएगा बेंजोइक अम्ल। और हम जानते हैं बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर COOH, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो देखिए किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है, तो ये करता है हमारा पोटेशियम परमंगनेट यानी कि KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है, KMnO4 और H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो अभिक्रमक आ गया वो आ गया पोटेशियम परमंगनेट यानी कि KMnO4। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन भी करके दिखानी है क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और रिएक्शन लिखने के बाद आपको नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। अब देखिए अगला है हमारा ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल का बनना। तो देखिए यहाँ पर NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट या LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट द्वारा ब्यूटेन 2 ऑन का अपचयन होता है, जिससे कीटोन समूह है ये C डबल बॉन्ड O अल्कोहल CHOH में बदल जाता है। फिर से देखिए ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल का बनना क्या है, तो NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट या LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट द्वारा ब्यूटेन 2 ऑन का अपचयन होता है, जिससे कीटोन समूह अल्कोहल समूह में बदल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्यूटेन 2 ऑन क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये हमारा देखिए ब्यूट यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको बात से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ब्यूट है, तो फिर यहाँ पर कितने कार्बन होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए 4। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 4। ठीक है, यहाँ पर 4 कार्बन होने चाहिए। अब देखिए बोला गया है तो पर H3C, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और हो जाएगा CH3। और देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पर ऑन है यानी कि 2 पर क्या हो जाएगा O। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या बनाना है इससे और किसकी उपस्थिति में करेंगे, यानी कौन सा विकर्मक लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल यानी कि CH3 CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH2 CH, फिर इस पर है OH और CH3। तो ये क्या है, ये हमारा ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। अब आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन हमारा ग, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर बोला गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और सेकंड है ब्यूट 2NL। तो यहाँ पर बोला गया एथेनॉल को निम्न यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए ये एथेनॉल क्या है, ये एक तरह का एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके पीछे क्या जुड़ा है, इसके पीछे जुड़ा है अल। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक प्रकार का एल्डिहाइड है और इसके पीछे क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप है। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक प्रकार का एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। हमने कैसे पहचाना, हमने ऐसे पहचाना कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है अल, एक प्रकार का एल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमसे बोला गया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटी यानी कि कितने कार्बन होने चाहिए, 4। और देखिए कितने कार्बन की चैन बनेगी, 4 कार्बन की चैन बनेगी। और इन का मतलब क्या होगा, यहां पर देखिए इन का मतलब होगा डबल बॉन्ड और अल का मतलब क्या हो जाएगा, CHO। तो देखते हैं हमारी रिएक्शन को। यहां पर बोला गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे हम एथेनॉल से। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, हम लोग यहां पर एथेनॉल के 2 अणु ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा 2CH3CH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, ये है एथेनॉल। क्या है ये, एथेनॉल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पर एथेनॉल के 2 अणु लिए हैं, CH3CHO। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम इसकी क्रिया तनु NaOH के साथ करा देंगे। किसकी क्रिया कराएंगे, इसकी क्रिया हम तनु NaOH के साथ करा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 4 कार्बन, CH3 CH CH2। देखिए पीछे क्या है, अल, ब्यूटेन, फिर पीछे क्या है अल, मैं इसको अल ही समझिए। तो इसका मतलब है इसके पीछे आ जाएगा CHO, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया 3 हाइड्रोक्सी यानी कि 3 पर क्या होना चाहिए, 3 पर होना चाहिए हाइड्रोक्सी यानी कि OH। तो 1 2 3, तो 3 पर क्या होगा, OH। तो ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, अल यानी कि पीछे CHO, और देखिए 3 हाइड्रोक्सी यानी कि 3 पर, 1 2 3 पर OH। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब आगे देखिए, अगला है हमारा सेकंड, ब्यूट 2NL। तो देखिए सेकंड है ब्यूट 2NL, हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एथेनॉल के 2 कंपाउंड लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हमारे देखिए बनकर तैयार हुए हैं ना, यहाँ में हमने एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाया है तनु NaOH की उपस्थिति में। तो ये जो अभिक्रिया है ये हमारी एल्डोल संघनन कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए एल्डोल संघनन हर साल पूछी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अब देखिए अगला है हमारा ब्यूट 2NL, यानी कि हम एथेनॉल से ब्यूट 2NL कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एथेनॉल के 2 कंपाउंड लेंगे। तो हो जाएगा 2CH3C डबल बॉन्ड OH। इसकी हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी हम क्रिया कराएंगे तनु NaOH के साथ। यानी कि देखिए जो आपने ऊपर देखा है, यानी कि हमने पहले 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH CH2 CHO। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ OH। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है इसकी हम क्रिया करा देंगे, यानी कि इसको हम गर्म कर देंगे, इसको हम गर्म करेंगे और इसकी H3O से क्रिया करा देंगे। और यहां से क्या माइनस कर देंगे, जल का एक अणु माइनस कर देंगे, यानी कि H2O माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ब्यूट 2NL। ब्यूट यानी कि कितने कार्बन, 4 कार्बन, CH3 CH CH CHO। तो देखिए अल यानी कि पीछे CHO और ब्यूट यानी कि 4 कार्बन और 2 पर क्या है इन, यानी कि 2 पर क्या है डबल बॉन्ड होगा। तो 1 2, तो 2 पर क्या है डबल बॉन्ड होगा।
तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो ये हमारा ब्यूट 2 इन अल बनकर तैयार हो गया, ब्यूट 2 इन अल। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अपना नाम और आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और आप ये बताना कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के अनसोल्ड पेपर चाहिए, और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए अगला है घ। कीटोन फैलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देता है, क्यों? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कीटोन टॉलन अभिकर्मक या फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते क्योंकि कीटोन समूह को आसानी से ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता। फिर से देखिए, कीटोन टॉलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं क्योंकि कीटोन समूह को आसानी से ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, जबकि फ्रक्टोज एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होने के कारण क्षारीय माध्यम में पुनर्व्यास यानी कि रीअरेंजमेंट से गुजरता है। ठीक है, तो देखिए कीटोन टॉलन अभिकर्मक या फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते क्योंकि कीटोन समूह को आसानी से ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता, जबकि फ्रक्टोज एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होने के कारण क्षारीय माध्यम में पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट से गुजरता है। अब देखिए ये आगे लिखते हैं इसके बाद, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट यहां तक लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान फ्रक्टोज एल्डिहाइड समूह में बदल जाता है, जो टालन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन दोनों को अपचयित कर सकता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। आप देखिए यहां से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट में परासन दाब की परिभाषा लिखिए, जो कि आपसे 1 मार्क्स की पूछी गई थी। आगे देखिए 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासन दाब ज्ञात कीजिए और विलयन स्थिरांक यानी कि S दिया गया 0.082 लीटर इंटू ATM यानी कि वायुमंडलीय प्रति केल्विन प्रति मोल। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, परासन दाब की परिभाषा लिखनी है। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, परासन दाब बराबर, देखिए परासन दाब की परिभाषा है, परासन दाब की क्रिया या प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासन दाब कहलाता है। फिर से देख लीजिए, परासन दाब की क्रिया प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्यतम दाब परासन दाब कहलाता है। और इसके सूत्र की बात करें, इसका सूत्र है पाई इंटू वी इज इक्वल टू NST। अब देखिए बात करें इसके सूत्र की, तो इसके 3-4 सूत्र है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो ये वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो जहां पर पाई क्या है, पाई परासन दाब है, वी क्या है, वी विलयन का आयतन है, एन क्या है, एन मोलों की संख्या है, और बात करें एस की, एस क्या है, एस हमारा विलयन स्थिरांक, और टी क्या है, टी हमारा ताप यानी कि टेम्परेचर। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोला गया 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासन दाब ज्ञात कीजिए। जब हम विलयन स्थिरांक यानी कि एस दिया गया हमें ये, तो यहाँ पर बोला गया 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस के 2% जलीय विलयन। तो यहाँ पर यानी कि जलीय विलयन में हम कुछ भी मान सकते हैं, जल मान लीजिए, ग्लूकोज मान लीजिए, कुछ भी हम जलीय विलयन मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्लूकोज का जलीय विलयन मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2% ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है कि 2 ग्राम ग्लूकोज में 100 ml क्या उपस्थित है, विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 2% W/V। W क्या है यहाँ पर, W क्या हो गया, W हो गया हमारा, W है हमारा यहाँ पर भार। ठीक है, और V क्या है, V है हमारा आयतन, यानी कि ये क्या है, यह विलय का भार बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाना 2% W/V। ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज दिया नहीं गया हमसे क्वेश्चन में, हमसे बोला गया जलीय विलयन, तो हमने यहाँ पर ग्लूकोज मान लिया। कोई भी लिक्विड मान सकते हैं आप, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। तो 2% W/V ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है कि 2 ग्राम ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 100 ml विलयन में क्या है, उपस्थित है। यानी कि W क्या है, W हमारा विलय का भार है, और जो हमारा ये है विलयन का आयतन। तो देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2% बराबर W/V। तो यहाँ पर क्या है, W क्या है, W हमारा विलय का भार, और ये क्या है, V है हमारा विलयन का आयतन। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं, यह है विलयन का आयतन। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम अब जो वैल्यूज दी गई है हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे।
यानी कि आंसर में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया था पाई वी इज इक्वल टू NST। तो n क्या है यहाँ पर, n है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को किस प्रकार निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू W/m, यानी कि भार बटे अणुभार। ये क्या है, ये भार, और ये क्या है, ये है अणुभार। तो मोलों की संख्या को हम कुछ इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू n की जगह W2/m2। W2 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, W2 हमने यहाँ पर माना है यूरिया। ठीक है, तो यूरिया को W2 और M2 माना है, यानी कि यूरिया का भार और यूरिया का अणुभार ST। ठीक है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर पाई यानी कि परासरण दाब, यानी कि हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, पाई इज इक्वल टू। अब हम V क्या करेंगे, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा W2ST अपॉन में M2V। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा यहाँ पर सूत्र है। इस सूत्र में हमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर W2 क्या है, W2 है हमारा विलय का भार और यह है विलय का अणुभार। तो विलय क्या दिया गया है, विलय दिया गया है हमें यूरिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर विलय क्या दिया गया है, यूरिया। तो हम क्या निकालेंगे, हम यहां पर निकालेंगे विलय का अणुभार। तो यानी कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसका क्या निकालने वाले हम, यूरिया का अणुभार यानी कि M। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 2 गुणे, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पर 2 है, 2 गुणे 1, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 गुणा 1। तो देखिए 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। तो जब हम इस सारे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो यूरिया का अणुभार कितना निकल कर आ गया, 60, यानी कि हमारा M2 कितना निकल कर आ गया, M2 हमारा 60 निकल कर आ गया। और W2 हमें दिया ही गया है, 2% दिया गया था, तो हमने मान लिया इसमें 2 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और हमारा V यानी कि विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है। तो W2 कितना है, W2 दिया गया है 2 ग्राम। ठीक है, ये हमने मान लिया है। और देखिए ये वहां पर जो आयतन दिया गया है, किसमें दिया गया है, आयतन दिया गया है मिलीलीटर में, लेकिन हमें आयतन था 100 मिलीलीटर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब 100 को 1000 से भाग करेंगे तो आयतन कितना निकल कर आ जाएगा, 0.1 लीटर। ठीक है, अब देखिए, और टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया गया, टेम्परेचर दिया गया 27 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम यहाँ पर केल्विन में चेंज कर देंगे, 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम केल्विन में चेंज करने के लिए 27 में 273 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 300 केल्विन। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, S दिया गया था, यानी कि विलयन स्थिरांक। तो S आ जाएगा 0.0821 लीटर ATM यानी कि वायुमंडलीय प्रति केल्विन प्रति मोल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज को अपने सूत्र में पुट कर देंगे। तो सूत्र था हमारा पाई इज इक्वल टू W2ST अपॉन में M2V। देखिए ये सूत्र था। तो अब हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू W2 कितना आया था 2, S कितना है 0.082। ठीक है, और T की बात करें, T कितना है, T है हमारा 300 अपॉन में आ जाएगा M2 कितना है, M2 आगे 60, और V कितना है, तो V है 0.1। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, और यहाँ पर है 1 डिजिट से पहले पॉइंट, यानी कि जब हम इसको इससे हटाएंगे तो यहाँ पर 3 0 और आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 0 कैसे कटेंगी, अब देखिए इस 60 से ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर हम पाई इज इक्वल टू 5 की गुणा 2 में करेंगे 10 आ जाएगा, 10 गुणा 8 2 1 बटे में आ जाएगा 1000। ठीक है, और जब हम 10 की गुणा 8 2 1 में करेंगे, यानी कि 821 में करेंगे, तो आ जाएगा 8 2 1 0 अपॉन में 1000। ठीक है, तो जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई इज इक्वल टू 8.21 ATM यानी कि वायुमंडल।
ठीक है, इसको वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल दाब। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, पाई इक्वल टू 8.21 ATM। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। तो देखिए, ये भी आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स में पूछ लिया गया था, और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको इस क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, रटना नहीं है, मतलब अच्छे से एक बार समझ लीजिए और इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए। और फ्रेंड्स एक बात और देखिए, 12th क्लास में टॉपर कौन बनेगा? 12th क्लास में टॉपर वही बच्चा बनेगा जिसका एक तो सिलेबस कंप्लीट हो और दूसरा जिसने बहुत बार प्रैक्टिस की हो, क्योंकि सब ये जो सब खेल है ये सब प्रैक्टिस का है। क्योंकि देखिए, अपना सिलेबस तो सब कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो बात आती है प्रैक्टिस की। तो देखिए, जिसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की गई हो, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हो, तो वही हमारा टॉपर बनेगा। तो मैं आपको यह सलाह दूंगी कि आपको क्या करना है, आपको बस अनसोल्व पेपर को सॉल्व करना है। आपको 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपने जितनी प्रैक्टिस करी आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और आप अच्छी प्रैक्टिस से टॉपर भी बन सकते हैं। तो देखिए, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। तो देखिए, बात करें फैराडे की, तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वैद्युत अपघटन क्या है। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से धारा प्रवाहित की जा सके उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका अपघटन हो जाएगा Na। ये देखिए, ये क्या है? वैद्युत अपघटन है। जैसे इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? माइनस में टूट जाएगा। तो वैद्युत अपघटन क्या था कि वैद्युत अपघटन वह होता है कि ऐसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में से धारा प्रवाहित की जा सके उसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब आते हैं हम प्रथम नियम पर। तो देखिए, सबसे पहले हम चित्र को देख लेते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक सेल है, इसमें हमने एक वैद्युत अपघटन का घोल लिया है। तो ये क्या लिया हमने? यहाँ पर NaCl लिया है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है धातु की छड़, जिस पर चार्ज प्लस का चार्ज रहता है, माइनस का चार्ज। और देखिए, जिस पर प्लस का चार्ज है वो क्या होगा? उसको एनोड बोलते हैं, और जिस पर माइनस का चार्ज है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और इसे बाहर से किसी स्रोत से जोड़ दिया हमने, यहाँ पर किसी बाहर वाले स्रोत से इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित की जाएगी, यानी कि बाह्य स्रोत से धारा प्रवाहित करेंगे, वैसे ही सॉल्यूशन क्या करेगा? तुरंत ही अपघटित हो जाएगा, यानी कि Na प्लस में चेंज हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या करेगा? इसमें प्लस वाला माइनस की हो जाएगा और माइनस वाला प्लस की हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे पदार्थ की मात्रा होगी वो इस इलेक्ट्रोड के क्या होगी? चारों ओर, इस इलेक्ट्रोड के, ये आपको इलेक्ट्रोड दिखा दे, इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम है वैद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो देखिए, इसमें वैद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा क्या है? ये मान लीजिए W है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा W है, किसके समानुपाती होती है? तो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो यानी कि W समानुपाती है Q के। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये यहाँ पर आपको समानुपाती दिखाई दे रही है। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा, जिसको हम रासायनिक शैल स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। ये बात हम जानते हैं, तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा प्रथम नियम है, जहां पर सेल क्या है? सेल है यहाँ पर रासायनिक, सेल है यहाँ पर, Z है यहाँ पर रासायनिक सेल स्थिरांक, रासायनिक सेल स्थिरांक। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको प्रथम नियम अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, बात करें दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम है इसमें, इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, ये क्या है? वैद्युत अपघटन क्या है? भिन्न भिन्न है। हमने यहाँ पर 2 लीजिए वैद्युत अपघटन, या 2 से आप चाहे जितने भी ले लीजिए। इसमें क्या है? समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, यानी कि इसमें I भी समान होगा, वैद्युत धारा भी समान होगी, और इसमें टाइम यानी कि टाइम भी समान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटन, यहाँ ये है ZnSO4, ये H2SO4 ले लिया हमने, इसमें प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों की क्या होगी? समानुपाती हो जाएगी। तो इसके पदार्थ की मात्रा क्या होगी? पदार्थ की मात्रा होती है W, हम मान लेंगे W1 समानुपाती किसके? तुल्यांकी भारों के। तो इसका तुल्यांकी भार E1 और W2 समानुपाती है E2 के। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो W1 = K,
E1, K1 क्या है यहाँ पर स्थिरांक है यानी कि नियतांक मान सकते हैं, और W2 बराबर KE2। ठीक है, अब देखिए हम इसको मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे W1 अपॉन W2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा KE1 अपॉन KE2। तो यानी कि K से क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा W1 अपॉन W2, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2। तो ये हो गया हमारा द्वितीय नियम। तो ये थे फैराडे के दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो में हम और क्वेश्चंस भी करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 का ग और घ पार्ट भी करने वाले थे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण हम इसको यहाँ पर ही विराम देते हैं और हम अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो और इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अपना नाम और आपका इस बार कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होगा, इसमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये पता चलता है हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।